तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर का पहला वीडियो आपने देखा होगा, ये वाला दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बिलियन के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो बिलियन का प्रकार पढ़े थे वहां पे आपको भौतिक अवस्था के प्रकार के बारे में बताए थे, ठीक है। और आज जो प्रकार बताएंगे उसमें विलय के मात्रा के आधार पर प्रकार बताया जाएगा। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, नाम लिखा है तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, विलयन, ठीक है। तो यहाँ विलयन का ही प्रकार लिखा हुआ है। ये जो तनु नाम है, सांद्र नाम है, संतृप्त नाम है और असंतृप्त नाम है, ये विलयन के प्रकार लिखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आज ही हम लोग इस वीडियो में हेनरी का नियम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, ठीक है। तनु विलयन देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे तब आपको दिख रहा होगा हेडिंग, जिसमें हेडिंग लिखा है तनु विलयन और एक छोटा सा परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये तनु का नाम जान लीजिए। तनु को कहते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट, DILUTE, डाइल्यूट। और विलयन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का जो साधारण सा मतलब है वो है हल्का विलयन। हल्का और गाढ़ा दो प्रकार होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज गाढ़ा देखोगे, कोई द्रव है वो गाढ़ा है, जैसे शहद गाढ़ा होता है, और इसी का अगर तुलना पानी से करोगे तो पानी हल्का होता है। अब तनु विलयन क्या है? देखो, गाढ़ा विलयन कब बनेगा? जैसे मान लो शरबत का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर शरबत में चीनी हम लोग 2-3 चम्मच डाले हैं तो वो हल्का विलयन बनेगा। उसी शरबत में अगर बहुत ढेर सारा चीनी डाल दिया जाए तो वो एक गाढ़ा चीनी का चाशनी बन जाएगा। तो क्या डालने से गाढ़ा हो रहा है? जो गाढ़ा हो रहा है ना, उसको सांद्र कहते हैं। क्या चीज डालने से गाढ़ा हो रहा है? चीनी डालने से गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। और चीनी जब डाला जाए तो उसको क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको तनु विलयन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में शरबत, विलय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कम है। दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। अब अधिक होती है तो अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? ये चाशनी बन जाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा वो। तो पहला है तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं, खड़ी पाई, ठीक है। सांद्र विलयन का इंग्लिश में नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, CON, कंसंट्रेटेड। थोड़ा अच्छा से स्पेलिंग लिख देते हैं। इसको पूरा पहले क्या करते हैं? इरेज करते हैं, आपके लिए दूसरा स्पेलिंग लिख देते हैं। देखिए, तो तनु का नाम था डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सांद्र का नाम होता है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सांद्र विलयन का नाम है। पहले का नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे का नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सांद्र विलयन में जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, जैसे अभी आपको चाशनी का एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक उसी प्रकार जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगला है संतृप्त विलयन। अब संतृप्त का जो सही मतलब है वो है भरा हुआ, भरा हुआ। तो एक एग्जाम्पल यही समझिए, चीनी वाला ही समझिए। अगर आप लोग चीनी डालते जा रहे हो, किसी पानी में चीनी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा जब चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगा। जो चीनी होगा वो नीचे जाके जमने लगेगा, जो उसका तल है ना, वहां पे चीनी जाके जमने लगेगा। तब उस स्थिति में कहा जाता है कि वो जो विलयन है उसके अणु पूरी तरह से भर चुके हैं। अब उसके अंदर विलय की और मात्रा नहीं इकट्ठा हो सकती है, ठीक है। विलय की और मात्रा इकट्ठा नहीं हो सकती है। और ये जो संतृप्त विलयन होगा ये सामान्य तापमान पे होगा। एक ऐसा घोल या विलयन होता है जिसमें एक निश्चित तापमान पर, सामान्य या निश्चित तापमान पर विलायक में विलय की वह अधिकतम मात्रा घुल जाती है जो उस विलायक में घुल सकती है। यानी जितनी मात्रा घुल सकती है उतना घोल चुके हैं, और ज्यादा नहीं घोल सकते हो। अगर और ज्यादा घोलना चाहते हो तो वो अगले हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले में पढ़ेंगे अगला और कैसे घोल सकते हैं। उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका संतृप्त विलयन नाम है। इसके आगे देखो, इससे अधिक विलय मिलाने पर वह नहीं घुलता है, नीचे बैठ जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि चीनी अगर ज्यादा घोलते रहोगे, घोलते घोलते एक ऐसा समय आएगा जब उसमें चीनी नहीं घुलेगा, और जब नहीं घुलेगा तो वो नीचे बैठने लगेगा। यहाँ पे लिखा है ना,
उदाहरण के लिए जब आप पानी में नमक तब तक घोलते रहते हैं जब तक नमक घुलना बंद ना हो जाए, तब वह संतृप्त हो जाता है। यानी नमक का एग्जांपल यहाँ दिया गया है, तो नमक की जगह आप कोई भी चीज लो, चीनी लो, उसको तब तक घोलते रहो जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, घुलना बंद ना हो जाए। अगर बंद हो गया तो उससे हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। ये था संतृप्त विलयन, जिसका इंग्लिश नाम सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। अगला है असंतृप्त विलयन, बस उसी का उल्टा। असंतृप्त कब रहेगा? जब भरा हुआ नहीं रहेगा। भरा हुआ नहीं रहेगा उसी को हम लोग असंतृप्त बोलेंगे। इसका इंग्लिश में नाम उसी के आगे UN लगाना है, जिसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा इंग्लिश में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, अधिकतम नहीं है, पूरी तरह से घुलना बंद नहीं हुआ है, अभी भी घुल सकता है। देखो, वह रासायनिक विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलय की वह मात्रा घुली होती है जो उस तापमान पर अधिकतम संभव मात्रा से कम होती है। क्या कहा है? अधिकतम संभव मात्रा से कम होती है। तो अधिकतम जितना घोल सकते हैं उससे कम मात्रा होती है। ठीक है, और उसमें अभी और भी विलय घोल सकता है। क्या है? यही बताया मैंने आपको कि अगर अधिकतम से कम है यानी घोल रहे हो लेकिन अभी पूरी तरह घुलना बंद नहीं हुआ है, यानी और घोल सकता है। ठीक है, और घुल सकता है तो उसको असंतृप्त कहा जाएगा, यानी भरा हुआ नहीं है। असंतृप्त यानी भरा हुआ नहीं है। खड़ी भाई। अगला आते हैं अति संतृप्त विलयन। अति मतलब बहुत अधिक, जिसको कहेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या नाम है? सुपर। सुपर पता है ना आपको? सुपर क्या होता है? बहुत ऊपर। चलिए आगे समझते हैं। अब सुपर जो है, ये सुपर विलयन कहां से आ गया भाई? सुपर नाम क्या है? सुपर मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ही ताकतवर है, ये समझिए। ठीक है, सुपर मतलब बहुत ताकतवर है। तो एक ऐसा विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर घुलने की क्षमता से अधिक मात्रा में विलय घुला होता है। निश्चित तापमान पर घुलने की क्षमता से अधिक मात्रा में घुला होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि संतृप्त विलयन में अगर हम लोग और विलय को घोलेंगे, निश्चित तापमान में घुल रहा था संतृप्त विलयन, पहला ये चीज पढ़े थे। उसके बाद जो अति संतृप्त लिखा गया है, इसमें क्या है? निश्चित तापमान से अधिक। ठीक है, जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक वो घुल जा रहा है, यानी अपने क्षमता से ज्यादा जा रहा है, इसीलिए उसको सुपर बोला गया है। जब क्षमता से ज्यादा काम करेगा, जैसे किसी पिक्चर में आपने सुपरमैन देखा होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है सुपर। ठीक है, सुपर मतलब जिसके पास ज्यादा पावर हो। इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? अगर उसी संतृप्त विलयन को या फिर सीरे को आप लोग गर्म करते रहोगे, तो गर्म करते रहोगे, चीनी घोलते रहोगे तो और ज्यादा घुलता रहेगा। ठीक है, गर्म करने पे ये प्राप्त होगा। अति संतृप्त विलयन में क्या लिखा है? देखो, निश्चित तापमान में घुलने में क्षमता से अधिक खुल जाता है, तो उसको हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन पूरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी क्या है भाई? वैज्ञानिक के नाम है। हेनरी ने किसके नियम के बारे में बताया था? विलय की। देखो, किसी भी गैस के अंदर, ठीक है, किसी भी गैस की द्रव में विलयता के बारे में बताया था। क्या बताया था? किसी भी गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता के बारे में बताया था। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैसों के दाब के समानुपाती होती है। इन्होंने यह बताया कि किसी द्रव में अंदर, यानी पानी, मान लो पानी है, ठीक है, उस पानी के अंदर तुम कोई गैस को घोल रहे हो, पानी के अंदर गैस को घोल रहे हो, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी उस गैस पर जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस उसके अंदर घुलती रहेगी। लेकिन इसके कुछ शर्तें भी आएंगी या सीमाएं भी आएंगे, जो इसके बाद वाले स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये नियम को जान लेते हैं। ठीक है, तो नियम का ये परिभाषा आपको याद करना है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैसों के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जो M है, M होगा समानुपाती P के। M मतलब है मास या द्रव्यमान, समानुपाती यानी बराबर है, P मतलब है प्रेशर। अब इस समानुपाती को हटाएंगे, K का नियतांक लगाएंगे, M बराबर K और P बन जाएगा। जहां M है घुली गैस की मात्रा, ठीक है, M क्या है? घुली गैस की मात्रा। कलर चेंज करना पड़ेगा, लगता है भाई यहाँ पे सफेद कलर आ गया है, अब इसको कलर चेंज करते हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अरे कलर चेंज तो किया मैंने लेकिन हुआ नहीं क्या? अच्छा, इसका कलर चेंज हुआ है। अब ठीक है बच्चों, ठीक है, ये मात्रा लिखा है,
घुली गैस की मात्रा। यम बराबर क्या है, घुली गैस की मात्रा, के बराबर समानुपाती नियतांक है, पी बराबर साम्य पर गैस का दाब है। साम्य मतलब है सामान्य स्थिति पर, सामान्य स्थिति पर गैस का दाब है, पी मतलब प्रेशर यानी दाब होता है। तो हेनरी के नियम को ही एक डाल्टन वैज्ञानिक थे, जिनमें आपके डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, वही डाल्टन वैज्ञानिक हैं। डाल्टन के अनुसार किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब ये मोल प्रभाज क्या आ गया भाई, नया नाम आ गया। तो मोल प्रभाज जब आप लोग पढ़ेंगे सांद्रता निकालने की विधियों में, जिसमें आपने मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज ये सुना होगा, तो वहां पर हम लोग ये मोल प्रभाज पढ़ेंगे। ठीक है, डाल्टन ने एक नया फार्मूला दिया था, जो हेनरी ने फार्मूला दिया था, हेनरी वैज्ञानिक ने उसी को और अच्छा प्रतिरूप देकर के डाल्टन वैज्ञानिक ने अपना फार्मूला दिया था। तो डाल्टन के अनुसार क्या था, किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पी समानुपाती यक्स गैस, यक्स क्या है, यक्स से मोल प्रभाज को निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, और यक्स गैस मतलब किसका, यक्स किसका, गैस का, यानी मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। तो इसको हटाएंगे, फिर से के लगाएंगे, के एच लगा देंगे, इस बार हेनरी नियतांक नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर भी के वही है, यहाँ पर के एच वही है। के एच का मतलब हेनरी नियतांक है वो, यहाँ पे डॉट का मतलब है गुणा का निशान ही है। देखिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। के बराबर सॉरी पी बराबर के एच इंटू एक्स गैस, जहाँ के एच क्या है, हेनरी नियतांक है, के एच का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। तो हेनरी नियतांक का मान सभी गैसों के लिए अलग होगा, क्योंकि यह नियतांक है, इसका मान फिक्स रहेगा, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग मान रहेगा। जैसे क्लोरीन के लिए अलग मान, हाइड्रोजन के अलग मान, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये आपका हेनरी का नियम था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ना है, यानी कहाँ कहाँ पर हेनरी का नियम काम करेगा। तो पहला है, ताप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा तापमान दे देंगे ना तो वह जो द्रव है वो भी वाष्प में बदलने लगेगा, इसलिए ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दाब लगा देंगे तो उसमें घुलेगा ही नहीं गैस। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी द्रव के अंदर गैस को घोल रहे हैं, और अगर दाब बहुत ज्यादा लगा दिया जाएगा तो गैस नहीं घुलेगा। ये हेनरी के नियम का सीमा है या फिर शर्त है। तीसरा है, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। अब ऐसा ना हो कि तुरंत हम लोग दाब लगाएं और तुरंत घुल जाए, थोड़ा सा दाब लगाने पे घुलना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि तुरंत घुल जाए। तो द्रव में बहुत कम विलय होना चाहिए, तभी तो हेनरी का नियम काम करेगा। क्योंकि हेनरी का नियम क्या है कि दाब लगाना है तब वो अंदर जाएगा या विलय होगा। ठीक है, दाब लगाना है। उसके बाद चौथा लास्ट क्या है, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। आणविक का मतलब यहाँ पर अणु सूत्र से है, तो जो गैस हम लोग लिए हैं उसका फॉर्मूला परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही इसी को आणविक अवस्था कहा गया है कि फॉर्मूला परिवर्तित नहीं होना चाहिए गैस पर, क्योंकि दाब लगाएंगे, और दाब लगाने से आप लोग जैसे फिजिक्स में पढ़े हो, दाब लगाने से क्या होता है, किसी भी वस्तु के आकार में या स्थिति में परिवर्तन होता है। लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर दाब लगा रहे हैं तो आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये था इसका सीमा। सीमा के साथ पूछता है, ठीक है, हेनरी के नियम को भी पूछेगा और उसका सीमा भी पूछेगा। तो ये लघु और दीर्घ दोनों में आ सकता है। अगर दीर्घ में भी आएगा तो आपको फॉर्मूला भी साथ में ही करना होगा, लघु में आएगा तब भी फॉर्मूला ही करना है, और अगर लॉग में आता है तब नियम भी पूछेगा और इसका उपयोग भी पूछेगा। ठीक है, तो उपयोग को हम लोग को इसके बाद पढ़ना है, जो अगले स्लाइड पे है। ये हेनरी के नियम का उपयोग है, जिसमें मुख्य रूप से दो उपयोग आपको पढ़ना है। तो आप लोग ये अच्छे से देखे होंगे कि जब किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, उसके बॉटल को ओपन किया जाता है, खोला जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस का बुलबुला निकलता है। ठीक है, बहुत तेजी से झाग निकलता है बाहर। तो वो झाग क्यों निकल रहा है, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? झाग निकलता है उसके अंदर मौजूद CO2 गैस के कारण। ठीक है, और ये CO2 गैस कैसे भरा जाता है बॉटल के अंदर, वो हेनरी के नियम पे भरा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड लिखा है सोडा वाटर, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक को ही कहते हैं। ठीक है, सोडा वाटर कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को। तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, जिससे विलेयता बढ़ जाती है, झाग का निर्माण होता है। जब CO2 को बोतल के अंदर डालेंगे तो उसमें ज्यादा दाब लगाया जाएगा। दाब लगाने से उस कोल्ड ड्रिंक का जो पानी है, उसके अंदर द्रव है, उसके अंदर CO2 गैस घुल जाएगी। इसलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक देखते हो तो छोटा छोटा सा बुलबुला चलता हुआ दिखता है ना, छोटा सा बुलबुला चलता हुआ दिखेगा। ऐसा नॉर्मल पानी में नहीं दिखेगा, ज्यादा थोड़ा बहुत पानी में दिखेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के होने के कारण कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा बुलबुले दिखेंगे।
तो इसी वजह से किस नियम पे आधारित है ये? हेनरी के नियम पे, क्योंकि दाब लगा करके उसके अंदर डाला जा रहा है और उसी दाब की वजह से झाग उत्पन्न होता है, जो बुलबुला निकलता है। ठीक है, ये पहला उपयोग था। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा उपयोग है, जो कि इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए दूसरा उपयोग, जब किसी अधिक ऊंचाई पर जाता है व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अधिक ऊंचाई पर, जैसे पर्वत पर कोई चढ़ रहा है, तो ऐसा देखे होगे कि पर्वत पे चढ़ने पे सांस फूलने लगता है। ठीक है, क्योंकि एक नियम ये है कि जब भी हम किसी ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा है वो कम होने लगता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम होने लगता है। और ये चीज आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी के अंदर कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ घुलता है? रक्त में घुलता है। ठीक है, रक्त ही वो पदार्थ है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुलता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है। अब अगर दाब कम हो जा रहा है तो हेनरी ने क्या कहा था? दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगा। रक्त क्या है? रक्त एक द्रव है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। अगर इस गैस का दाब कम हो रहा है तो वो हमारे रक्त के अंदर कम घुलेगी। यही हेनरी का नियम था ना, दाब बढ़ाएंगे तो जो विलेयता है या घुलनशीलता है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का दाब कम होने पे क्या होगा? तो ये रक्त में कम घुलता है, और अगर ऑक्सीजन रक्त में कम घुल रहा है तो हम लोग को कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, इसी वजह से सांस फूलने लगता है या कमजोरी महसूस, अधिक ऊंचाई पे जाने पे ऐसा। जरूरी नहीं है सिर्फ अधिक ऊंचाई पर हो, अगर आप किसी ऐसे कमरे में बंद हो जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है तो वहां पर भी ऐसे हो सकता है। या फिर कोई बहुत मोटा मास्क लगा लिए हो जिससे आपको उलझन टाइप लग रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, सिर्फ अधिक ऊंचाई पर नहीं होगा, अगर कभी भी ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो ये चीज हो सकता है। इसलिए सांस फूलने लगता है और कमजोरी महसूस होता है, तो ये लिखा गया है। यही इसके उपयोग है, हेनरी के नियम के उपयोग है। तो अगर आपको लॉन्ग में करना होगा, यहाँ तक पूरा लिखना होगा हेनरी के नियम को, शुरुआत से लेकर के फिर उसका आप लिखोगे क्या? फॉर्मूला लिखोगे। दो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया थे, डाल्टन वाला और एक हेनरी वाला, दोनों फॉर्मूला लिखना होगा। उसके बाद सीमा लिखना होगा और उसके बाद उपयोग लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे तनु विलियन और सांद्र विलियन से, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला ये वाला था संतृप्त विलियन, सॉरी इसके पहले ये इधर था, पहले तनु विलियन था फिर सांद्र विलियन था, उसके बाद संतृप्त विलियन पढ़ा गया है। संतृप्त के बाद हम लोग पढ़े हैं असंतृप्त विलियन और फिर अति संतृप्त विलियन, और फिर बाद में पढ़ा गया है हेनरी का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, लॉन्ग में करना है। ये वाला पेज पूरा लिखोगे, इसके बाद ये वाला पेज पूरा लिखोगे, सीमाएं, और लास्ट में ये लिखोगे, जिससे आपको लॉन्ग में 7 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे हेनरी के नियम के बाद। अब हम लोग सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करा जाएगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर जितने भी टॉपिक है वो आगे वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और कमेंट भी करना। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कक्षा में है, क्लासमेट, उन सब के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसी के साथ फिजिक्स का भी आपको वीडियो मिल रहा है, मैथ का भी वीडियो मिल रहा है, तो उन सबको आप शेयर करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।